हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो कल अपन सिंचाई कब देनी चाहिए वो अपन ने पढ़ा था। तो अपन ने कल पौधों के आधार पर पढ़ लिया था। आज अपन मृदा के आधार पे और इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अपन आज देखेंगे मृदा के आधार पे सिंचाई कब देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, वो अपन आज देखेंगे। कल अपन पढ़ चुके हैं पौधों के आधार पर सिंचाई कब देनी चाहिए। आज अपन पढ़ेंगे मृदा के आधार पर। मृदा के आधार पर सिंचाई कब देनी चाहिए? ये दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। तो अपन देखेंगे प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष में होती है ग्रेविमेट्री। प्रत्यक्ष रूप से पौधों को जो सिंचाई की जाती है वो होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष में अपन पढ़ेंगे ग्रेविमेट्री। प्रत्यक्ष में अपन पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक है क्या? यह विधि मृदा नमी मापने के काम आती है। यह विधि मृदा नमी मापने के काम आती है। इसमें मृदा नमी को कैसे मापा जाता है वो अपन आज इसमें देखेंगे। तो इस विधि की पहले ग्रेविमेट्रिक की अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। यह विधि मृदा नमी मापने की सबसे उपयुक्त विधि भी है, तो इसलिए अपन इसको यह विधि मृदा नमी मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। यह विधि दो प्रकार की होती है। ग्रेविमेट्रिक विधि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है भारात्मक, एक होती है भारात्मक, एक होती है आयनात्मक, आयतनात्मक। अपन पढ़ रहे हैं मृदा विधि के आधार पर सिंचाई कब देनी चाहिए। पौधों के आधार पर अपन ने कल पढ़ ली। आज अपन पढ़ेंगे मृदा विधि के आधार पर। मृदा विधि के आधार पर विधि दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अपन पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष में पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक यह है विधि मृदा नमी मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भारात्मक और आयतनात्मक। इसके अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं इसके अंदर से। तो अपन देखेंगे इसके अंदर से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्या फॉर्मूला है। भारात्मक के लिए क्या फॉर्मूला है, आयतनात्मक के लिए क्या फॉर्मूला है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो अपन आज देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और इनसे अपन जानेंगे कैसे न्यूमेरिकल देखेंगे। भारात्मक विधि। भारात्मक विधि के लिए एक सूत्र है, फॉर्मूला है। गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा का वजन अपॉन सूखी मृदा का वजन।
इंटू 100। भारात्मक के लिए सूत्र है गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा का वजन बटे सूखी मृदा का वजन इंटू 100। ये तो भारात्मक मृदा के लिए फॉर्मूला है। अब अपन देखेंगे आयतनात्मक मृदा के लिए कौन सा फॉर्मूला है, इनसे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अपन आज सब देखेंगे कैसे क्या होता है। आयतनात्मक मृदा के आधार पर अपन प्रत्यक्ष विधि के अंदर ही चल रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि के अंदर अपन ग्रेविमेट्रिक विधि के अंदर चल रहे हैं, जो कि दो प्रकार की होती है, एक होती है भारात्मक, एक होती है आयतनात्मक। भारात्मक का फॉर्मूला मैंने बता दिया, गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा का वजन बटे सूखी मृदा का वजन इंटू 100। अब अपन देखेंगे आयतनात्मक के लिए क्या फॉर्मूला है। आयतनात्मक के लिए गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा का वजन बटे सूखी मृदा का वजन इंटू 100 इंटू BD। BD ब्लड डेंसिटी, जिसे अपन स्थूल घनत्व भी बोलते हैं। BD का मतलब होता है ब्लड डेंसिटी, जिसको अपन स्थूल घनत्व भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला आयतनात्मक के लिए गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा का वजन बटे सूखी मृदा का वजन इंटू 100 इंटू BD। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना आयतनात्मक का। अपन जानेंगे क्या इनसे क्वेश्चन कैसे उठते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन आज जानेंगे। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन एक क्वेश्चन भी करके बताएंगे। अब बता दूं मैं, गीली मृदा क्या होती है, सूखी मृदा क्या होती है, तो उसको सुखाया कैसे जाता है। तो ये इसके लिए अपन ने मृदा ले ली किसी खेत से। इसको अपन ओवन में रखा, ओवन में इसको सुखाया जाता है। ओवन के अंदर फिर ये ओवन से जब बाहर निकाल दिया जाता है तो ये सूखी मृदा अपन को प्राप्त होती है। मृदा को ऐसे सुखाया जाता है। तो एक बार तो इसका वजन ले लेंगे। ओवन के अंदर तापमान रखा जाता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ओवन के अंदर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। इसका भी वजन ले लेंगे। सूखी मृदा होगी। ओवन के अंदर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है और ये 24 से 48 घंटे के लिए रखी जाती है ओवन के अंदर। ओवन के अंदर 24 से 48 घंटे के लिए रखी जाती है सुखाने के लिए। ओवन के अंदर जो डब्बों का यूज किया जाता है वो एल्यूमिनियम के डब्बों का यूज किया जाता है। तो इसके नोट करके पॉइंट लिख लो। ओवन के अंदर मृदा को सुखाने के लिए छोटे छोटे एल्यूमिनियम के डब्बों का प्रयोग किया जाता है। के डब्बों का प्रयोग किया जाता है।
जिनका तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिनको 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है, तापमान पर रखा जाता है। मृदा को सुखाने के लिए एल्यूमिनियम के डब्बों का उपयोग करते हैं। उन डब्बों को 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है और 24 से 48 घंटे के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार मृदा ऐसे सूखती है, मृदा को ऐसे सुखाया जाता है। ये हो गई अपनी गीली मृदा। गीली मृदा को ओवन के अंदर रख दिया तो ये हो गई अपनी सूखी मृदा। जेट के अंदर कई बार क्वेश्चन उड़ जाता है। जेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है कि ओवन के अंदर कितना तापमान रखा जाता है। तो ओवन के अंदर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। यहाँ से जेट का क्वेश्चन पुट अप होता है और हमेशा होते रहते हैं। तो अपने को यह ध्यान रखना चाहिए कितना तापमान होता है और कितने घंटे तक सुखाने के लिए मृदा को रखा जाता है। तो ये हो गई अपने को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष ग्रेविमेट्रिक विधि। मृदा के आधार पर अपन सिंचाई कब देनी चाहिए वो पढ़ रहे थे। अपन ने पढ़ ली ग्रेविमेट्रिक विधि। अपन इसके अंदर जानते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन के लिए अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा इससे। तो क्वेश्चन अपन जानेंगे। इससे अपन क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यदि किसी मृदा का वजन का वजन 20 ग्राम है तो मृदा को ओवन में रखने पर मृदा का वजन 15 ग्राम हो जाता है। तो मृदा का भार ज्ञात कीजिए। ऐसे इससे क्वेश्चन बनता है यदि किसी मृदा का वजन 20 ग्राम है और मृदा को ओवन में रखने पर मृदा का वजन 15 ग्राम हो जाता है तो मृदा का भार ज्ञात कीजिए। मृदा का अपन से भार पूछ रहा है तो इसके लिए भार का फॉर्मूला लगेगा, भारात्मक फॉर्मूला लगेगा। भारात्मक फॉर्मूला बताया था मैंने, गीली मृदा। तो ये मृदा ही है तो इसको गीली मृदा मानेंगे क्योंकि ओवन में रखने पर सूखी मृदा हो जाती है। तो गीली मृदा माइनस सूखी मृदा बटे सूखी मृदा इंटू 100। गीली मृदा का वजन माइनस सूखी मृदा का वजन बटे सूखी मृदा का वजन इंटू 100। ये भारात्मक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। पांच बटे 15 इंटू 100। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 33.33%। आप इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। मेरा तो आ गया, आप देख लेना 33.33% आएगा इसका आंसर। तो भारात्मक फॉर्मूला से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आप एक बार और क्वेश्चन डाल के देख के सॉल्व करना। भारात्मक के लिए आयतनात्मक पूछेगा तो इसके अंदर बीडी अपन को देगा तो अपन बीडी को इनटू बीडी कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं अपन इसी में आगे।
अपन दूसरी पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अपन ने प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट कर ली, अपनी इसकी के अंदर दूसरी विधि आएगी प्रत्यक्ष विधि। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना दोस्तों, क्योंकि वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आप लाइक शेयर करो, वीडियो को अच्छे से देखो, पूरी वीडियो नोट्स कंप्लीट करो। ये नोट्स आपके सभी जगह काम आएंगे, BHO ICR सब में ये नोट्स काम आएंगे। तो अपन पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में अपनी होती है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर क्या होता है? टेंसियोमीटर ऐसे एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, टेंसियोमीटर को एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सबसे अधिक रेतीली मृदाओं में किया जाता है। टेंसियोमीटर का उपयोग रेतीली मृदाओं में किया जाता है, इसका उपयोग चिकनी तथा काली मृदाओं में भी किया जाता है। टेंसियोमीटर को उपयोग चिकनी तथा काली मृदाओं में नहीं किया जाता, सॉरी, टेंसियोमीटर को उपयोग चिकनी तथा काली मृदाओं में नहीं किया जाता, इसका उपयोग सिर्फ रेतीली मृदाओं में किया जाता है। तो अपन जानेंगे अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के अंदर हम पढ़ेंगे टेंसियोमीटर। प्रत्यक्ष विधि अपन ने पढ़ ली थी। प्रत्यक्ष विधि में अपन ने क्या पढ़ा? प्रत्यक्ष विधि में अपन ने पढ़ा ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक क्या होती है वो मैंने आपको बताई थी। ग्रेविमेट्रिक कितने प्रकार के होते हैं? ग्रेविमेट्रिक दो प्रकार के होते हैं, भारात्मक बताया था, आयतनात्मक बताया था। भारात्मक मैंने आपको बताई थी, भारात्मक में भारात्मक का फॉर्मूला बताया था, आयतनात्मक का फॉर्मूला बताया था, तथा उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं उसके अंदर। तो अपन पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में नंबर पे प्रत्यक्ष विधि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है टेंसियोमीटर, दूसरी होती है जिप्सम ब्लॉक, और तीसरी होती है न्यूट्रॉन ब्लॉक। अप्रत्यक्ष विधि तीन प्रकार की होती है, जिप्सम टेंसियोमीटर होती है, जिप्सम ब्लॉक होती है, और न्यूट्रॉन ब्लॉक होती है। ये तीन प्रकार की होती है। अपन अब इनके बारे में जानेंगे कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर क्या है? इसे एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सर्वाधिक रेतीली मृदाओं में किया जाता है। टेंसियोमीटर क्या है? टेंसियोमीटर एरोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग रेतीली मृदाओं में किया जाता है। मृदा नमी मापने का ये यंत्र है, मृदा नमी मापने का यंत्र है, तो इसे एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग सर्वाधिक रेतीली मृदाओं में किया जाता है। इसे एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग रेतीली मृदाओं में किया जाता है, और इसके लिए एक पॉइंट भी है, इसका उपयोग काली व चिकनी मृदाओं में नहीं किया जाता। ये इसके लिए पॉइंट थे जो अपन ने पॉइंट बता दिए, इसका उपयोग क्या होता है, और इसका एक दाब भी होता है 0 से 0.8 बार, -0 से 0 से 0.8 बार होता है।
इसका दाब होता है, टेंसियोमीटर का दाब रखा जाता है 0 से 0.885 बार। ये इसका दाब होता है, जो अपन को याद रखना होता है कि इसका दाब होता है, इसमें दाब रखा जाता है 0.0 से 0.85 बार इसका दाब रखा जाता है। तो ये अपन ने टेंसियोमीटर के बारे में पढ़ा। टेंसियोमीटर के बारे में इतना ही है। टेंसियोमीटर के बारे में अपन भी है। टेंसियोमीटर एक नमी मापने का यंत्र है जिसे एरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग रेतीली मृदाओं में होता है और इसका उपयोग चिकनी में काली मृदाओं में नहीं करते। इसका दाब अपन ने 0 से 0.85 होता है और इसे मृदा का तनाव मापने के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं इसका उपयोग मृदा का। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, इससे अपन मृदा का तनाव भी माप सकते हैं। तनाव क्या होता है? मृदा का तनाव इससे मृदा का तनाव भी मापा जाता है। इससे मृदा का तनाव भी मापा जाता है। ये टेंसियोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया। आप अपन पढ़ेंगे जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक क्या होता है? इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में किया जाता है। जिप्सम से ही पता चल रहा है। जिप्सम ब्लॉक का उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता। जिप्सम में आपको वैसे एक ट्रिक बता दूं हल्की सी, जो आपको बहुत काम देने वाली है, बहुत ज्यादा काम देगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे, बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रिक है, एसी में अगर कोई आदमी बैठ जाता है, एसी ठंडी हवा चल रही है, वो चल रहा है, तो आदमी हो जाता है बिजी। एसी बराबर बिजी। ये ट्रिक है। अम्लीय मृदाओं को किससे सुधारा जाता है? अम्लीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारने की ट्रिक। अम्लीय व क्षारीय मृदाओं को सुधारने की ट्रिक मैंने आपको लिखी है। एसी में अगर कोई आदमी बैठ जाता है तो वो बिजी हो जाता है, तो अपन देखते हैं इससे कैसे ट्रिक बनेगी। A4 अम्लीय, A4 अम्लीय, C4 होता है चूना। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का उपयोग करते हैं। B4 होता है बेस, बेस मतलब क्षारीय। T4 होता है बेस, बेस मतलब क्षारीय, और G4 होता है जिप्सम। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का उपयोग करते हैं, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो अपन इसको एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपको याद है, ये C बराबर बिजी, A4 अम्लीय, C4 चूना, B4 क्षारीय और G4 जिप्सम, कभी नहीं भूलोगे आपके ये क्या होती है, कैसी होती है। तो आपको एक ट्रिक बहुत अच्छी बता दी मैंने आपको। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूने का। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो ये ट्रिक आपको बहुत जल्द काम आएगी। तो अपन अब पढ़ेंगे जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक क्या है, जिप्सम ब्लॉक के बारे में जानेंगे। जिप्सम ब्लॉक का उपयोग, जिप्सम पता चल रहा है, जिप्सम ब्लॉक का उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता। जिप्सम का उपयोग क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है। बिल्कुल, जिप्सम का उपयोग कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है। तो अपन जानेंगे जिप्सम ब्लॉक क्या है, जिप्सम ब्लॉक के बारे में। अपन ने टेंसियोमीटर पढ़ लिया था, नंबर 2 आएगा जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। जिप्सम ब्लॉक के बारे में 2 पॉइंट ध्यान रखने। इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता।
इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता। और दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज अपन को बार बार पढ़ते रहनी है, जिससे कि अपने को याद हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप लगता है अपने को कि ये क्या आ गया, सच्चाई के अंदर क्या आ गया, ये क्या है, जिप्सम ब्लॉक क्या है। तो ये अपन को बार बार पढ़ते रहना, जिससे कि अपन भूले ना इसको। तो इसका उपयोग लवणीय मृदाओं में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है। जिप्सम ब्लॉक के बारे में अपने को इतना ही ध्यान रखना। आप अपन पढ़ेंगे न्यूट्रॉन नमीमीटर, जो अपन ने न्यूट्रॉन ब्लॉक के नाम से बोला। न्यूट्रॉन नमीमीटर क्या है? इससे मृदा की नमी मापते हैं। इसका उपयोग काली मृदाओं में अधिक किया जाता है। न्यूट्रॉन नमीमीटर का उपयोग काली मृदाओं में किया जाता है। इस विधि से मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। न्यूट्रॉन नमीमीटर से मानव स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए अपन इसका ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए न्यूट्रॉन नमीमीटर का। और अपन इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूट्रॉन नमीमीटर से अपन क्या क्या कौन सी मृदाओं में सर्वाधिक मापा जाता है। न्यूट्रॉन नमीमीटर से रेतीली मृदाओं में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो अपन इसका एक क्रम भी पढ़ेंगे न्यूट्रॉन नमीमीटर का, कि मृदा में कौन कौन सा, कैसी मृदाओं में कितना सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी मृदाओं में किया जाता है, वो भी अपन जानेंगे। तो अब तीसरा आएगा न्यूट्रॉन नमीमीटर। नाम से पता चल रहा है, नमी मापने का यंत्र। अपन पढ़ रहे हैं पौधों को सिंचाई कब देनी चाहिए, समय के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं। समय के आधार पर अपन पौधों के आधार पर पढ़ लिया। अपन ने चल रहा है मृदा के आधार पर पौधों को कब देनी चाहिए। तो ये इसका उपयोग सर्वाधिक काली मृदाओं में किया जाता है। न्यूट्रॉन नमीमीटर का उपयोग सर्वाधिक काली मृदाओं में किया जाता है। इसका मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसको अपन को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग सर्वाधिक काली मृदाओं में किया जाता है। और इसका सर्वाधिक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो अपने को इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। इसका उपयोग सर्वाधिक काली मृदाओं में किया जाता है। इसका प्रभाव सर्वाधिक मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके बारे में ये 2 पॉइंट ध्यान रखने। आप पढ़ना तीसरा आता है पौधों की सिंचाई कब देनी चाहिए, उसमें अपना तीसरा आता है जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर मैंने आपको कल बताया था IWCP अनुपात, जो किसने कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया IWCP अनुपात की। IWCP अनुपात की खोज की परिहार ने। कल शायद मैंने आपको समसब ब्लास बता दिया, तो उसको करेक्शन कर लेना, वो गलत था। समसब ब्लास उसकी खोज की थी जलवायु के आधार पर परिहार ने। परिहार के बारे में PWCP अनुपात क्या होता है। PWCP अनुपात रखे जाते हैं विभिन्न फसलों के, अलग अलग PWCP अनुपात होते हैं, IWCP अनुपात होते हैं। IWCP अनुपात की खोज परिहार ने की। सबसे अधिक IWCP अनुपात धान का होता है, सबसे कम होता है कुसुम का। अपन जानेंगे कौन सी फसल का कितना होता है। तो अपन पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट जलवायु के आधार पर। पहला अपन ने पढ़ लिया था पौधे के आधार पर, दूसरा पढ़ लिया था मृदा के आधार पर, अब तीसरा पॉइंट आता है जलवायु के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर मैंने बताया IWCP अनुपात।
ये क्या होता है वो अपन जानेंगे। IWCPE अनुपात। इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? इसके खोजकर्ता परिहार, वैज्ञानिक का नाम है परिहार, खोजकर्ता है परिहार। इसकी खोज परिहार के नामक वैज्ञानिक ने की थी IWCP अनुपात की। और सर्वाधिक IWC, इसके लिए पॉइंट लिख लो, सर्वाधिक IWCP अनुपात धान का होता है। सर्वाधिक IWCPE अनुपात धान का तथा सबसे कम कुसुम का होता है। कुसुम का होता है IWCP अनुपात, कुसुम का होता है सबसे कम, और सर्वाधिक होता है धान का। तो इसके अंदर अपन को इतना ही ध्यान रखना, अपन अब इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ फसलों के कितना CP अनुपात है कितना नहीं है। तो मेन 4-5 क्रॉप है उनके बारे में अपन जानेंगे। IWCP अनुपात, खोजकर्ता परिहार, इसके बारे में अपने को इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। बट ये जरूर ध्यान रखना कौन सी फसल के कितना IWCP अनुपात होता है वो अपन पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं जैसे धान है, मक्का है, गेहूं है और कुसुम है, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये फसलों के IWCP अनुपात पूछे जाते हैं। इधर तो लिख लेना फसल का नाम, एक कॉलम बना लेना, फसल का नाम, और इधर लिख लेना IWCP अनुपात। ये अपने को लिखना है। अब अपन देखेंगे किस फसल के लिए कितना IWCP अनुपात होता है। तो फसल डालेंगे धान, धान के लिए IWCP अनुपात होता है 1.2, धान के लिए IWCP अनुपात होता है 1.2। नंबर 2 फसल डालेंगे गेहूं, गेहूं के लिए IWCP अनुपात होता है 0.9, गेहूं के लिए IWCP अनुपात होता है 0.9। नंबर 3 मक्का, मक्का के लिए IWCP अनुपात होता है 0.6, मक्का के लिए IWCP अनुपात होता है 0.6। और अपन डालेंगे कुसुम, कुसुम के लिए होता है 0.4, कुसुम के लिए होता है 0.4। तो ये अपने को ध्यान रखना IWCP अनुपात इन्हीं फसलों के पूछे जाते हैं। सर्वाधिक पूछे गए गेहूं और धान, अधिकतर गेहूं और धान के लिए पूछते हैं, और कुसुम का पूछते हैं सबसे कम। तो मैं जो डबल स्टार लगा रहा हूं आपको भी डबल स्टार लगा लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। और ये जो टॉपिक है ये मेनली जेड के अंदर पूछा जाता है, मेनली जेड के अंदर इसका उपयोग है, सबसे ज्यादा उपयोग जेड के अंदर है। जेड के अंदर पूछे सबसे कम IWCP अनुपात किसका होता है और सबसे ज्यादा IWCP अनुपात किसका होता है, क्योंकि ये इसके अंदर आते हैं। अपन IWCP अनुपात का एक फॉर्मूला है जो अपन पढ़ेंगे, फॉर्मूला है सिंचाई जल की मात्रा बटे पासपोर्ट सर्जन mm में और सेंटीमीटर में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया परिहार में, सिंचाई जल की मात्रा बटे पासपोर्ट सर्जन। ये दोस्तों ये ध्यान रखना जो भी टॉपिक है मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये टॉपिक बुक में होगा, 11th से 12th की दोनों बुकों में है, लेकिन ये टॉपिक जेड के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए IWCP अनुपात के लिए फॉर्मूला दिया, सिंचाई जल की मात्रा बटे बाष्पोत्सर्जन। परिहार नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, सिंचाई जल की मात्रा ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है और मिलीमीटर में भी हो सकती है। सिंचाई जल की मात्रा सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मिलीमीटर में भी हो सकती है। और बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन ये भी सेंटीमीटर में भी हो सकता है और मीटर में भी हो, मिलीमीटर में भी हो सकता है। ये इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है।
अब इसके लिए कैसा क्वेश्चन बनता है, इसके लिए क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। कैसा क्वेश्चन बनता है, यदि जैसे इसके लिए क्वेश्चन बनेगा, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, इसका बाष्पोत्सर्जन होता है 5 mm, तो उसके लिए ज्ञात कीजिए IWCP अनुपात। ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन सॉल्व करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे उसको सॉल्व किया। फॉर्मूला ध्यान रखना, सिंचाई जल की मात्रा सेंटीमीटर में हो सकती है, mm में हो सकती है, और उसको सॉल्व करना है। तो अपन अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन बनेगा, यदि एक किसान अपने गेहूं की किसी भी फसल का हो, लेकिन अपन गेहूं को क्वेश्चन बना रहे हैं, अपन यहाँ पर कपास भी डाल सकते। गेहूं के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है, एक मिनट गाइस, पानी देना चाहता है उसका बाष्पोत्सर्जन 5 mm है, तो IWCP अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये है, यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी देना चाहता है तथा उसका बाष्पोत्सर्जन 5 mm है, तो उसके लिए IWCP अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था IWCP अनुपात का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था सिंचाई जल की मात्रा बटे बाष्पोत्सर्जन, सिंचाई जल की मात्रा बटे बाष्पोत्सर्जन mm में सेंटीमीटर में। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है सिंचाई जल की मात्रा बटे बाष्पोत्सर्जन, ये mm और सेंटीमीटर का अपने को बहुत ध्यान रखना है। mm सेंटीमीटर का इतना ध्यान रखना है कि इससे अपन क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। सिंचाई जल की मात्रा बटे बाष्पोत्सर्जन mm या सेंटीमीटर इधर। तो अपने को दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 5 सेंटीमीटर बटे 5 mm। अब या तो अपने को होना चाहिए mm के अंदर, या तो अपने को mm होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों ऊपर नीचे। तो अपन सेंटीमीटर के mm में कन्वर्ट करेंगे, तो mm में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, ये हो जाएगा 50 बटे, क्योंकि एक mm के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 mm होते हैं। एक mm के अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। एक सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, यहाँ 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो, 5 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm होंगे कर लो। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 50 mm, तो इसको सॉल्व करेंगे 50 mm बटे 5 मिलीमीटर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10 mm। IWCP अनुपात होगा 10 mm। देख लो, ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें। इसका जरूर ध्यान रखना कि पीछे मात्रा क्या दी गई है, सेंटीमीटर है या mm है, तो इसको अपन को कन्वर्ट करके करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऐसा। आप देख लो, इसका ऐसा हो गई। तो अपन ने पौधे के आधार पर, समय के आधार पर सिंचाई का वर्गीकरण पढ़ लिया, अपन ने पूरा वर्गीकरण हो चुका है, क्या होता है इसके अंदर क्या नहीं होता, मैंने आपको सब बताया। कौन कौन से विधियां प्रत्यक्ष कौन कौन सी थी, या प्रत्यक्ष कौन कौन सी थी,
वो सब मैंने आपको कवर कराई है यहाँ पे। अब अपन पढ़ेंगे आगे मृदा जल के प्रकार। मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं वो अपन जानेंगे। मृदा जल मेनली 3 प्रकार के होते हैं, केशिकीय जल, गुरुत्वाकर्षण जल और आर्द्रता ग्राही जल। केशिकीय जल क्या होता है? केशिकीय जल जो होता है वो पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जल जो होता है वो पौधों को आसानी से प्राप्त नहीं होता, और आर्द्रता ग्राही जल जो होता है वो सूक्ष्म जीवों को ही प्राप्त होता है, पौधों को नहीं होता। तो अपन इनके बारे में जानेंगे कि कितने बार पे कितना होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो -1/3 वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है, और जो केशिका जल जो होता है वो -1/3 बार से -31 बार वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है, और जो आर्द्रता ग्राही जल जो होता है वो -31 बार दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक पर उपस्थित होता है। तो अपन जानेंगे केशिका जल है जो मृदा में कौन सी मृदाओं में सर्वाधिक उपस्थित होता है, कौन सी मृदाओं में सर्वाधिक उपस्थित नहीं होता, इसके अपन बारे में जानेंगे। तो अपन पढ़ते हैं मृदा जल के प्रकार। ये भी अपना टॉपिक है, इससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 12th के अंदर वेटेज है चैप्टर का 3 क्वेश्चन का, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन का वेटेज है, इसके अंदर 3 नंबर का वेटेज है 12th के अंदर। तो एक क्वेश्चन का आएगा इसके अंदर 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो अपने को 3 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अपने को एक नंबर बहुत अच्छे से करना है कवर। और जेड के अंदर इसका बैठा 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का मतलब 12 नंबर मायने रखता है। 12 नंबर जेड में, जेड के अंदर 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12 नंबर तो बहुत होते हैं, तो अपने को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अपन पढ़ेंगे मृदा जल के प्रकार। दोस्तों आपको और कोई गाइड से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ। आपको ये BHU आईसीआर जेड सब में काम आने वाला है। ये नहीं है कि आपकी 12th 11th 12th के अंदर काम आएगा। आप जिसकी भी तैयारी, आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है तो आपको ये टॉपिक सब काम आने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी है, WO में भी आपके है, जेड के अंदर है, एग्रीकल्चर की कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर ये टॉपिक है। तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये टॉपिक क्या है। तो आओ अपन पढ़ेंगे मृदा जल के प्रकार। मृदा जल के प्रकार 3 होते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल, नंबर 2 होता है केशिकीय जल, और नंबर 3 होता है आर्द्रता ग्राही जल। मृदा जल 3 प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल, केशिकीय जल, आर्द्रता ग्राही जल। अब अपन पढ़ेंगे एक एक करके कौन सा क्या होता है। तो अपन पढ़ेंगे पहले गुरुत्वाकर्षण जल, जो कि पौधों को प्राप्त नहीं होता है। ये -1/3 वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। और फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे केशिकीय जल के बारे में। केशिकीय जल क्या होता है, कौन सी मृदाओं में होता है, कौन सी मृदाओं में नहीं होता। तो अपन पहले पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह जल पौधों को प्राप्त नहीं होता। यह जल पौधों को प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, यह जल -1/3 वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। -1/3 वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है।
इसके बारे में हमको इतना ही पढ़ना है क्या होता है। नंबर दूसरा आता है केसी के जल। केसी के जल क्या होता है? यह जल पौधों को प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। आसानी से प्राप्त हो जाता है। और यह है -1/3 से -31। ये है जल -1/3 से -31 बार वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। यह जल पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। यह है -1/3 से -31 बार पर उपस्थित होता है। और यह जल सर्वाधिक काली या चिकनी मृदाओं को प्राप्त होता है। तो इसका अपन एक फॉर्मेट देखते हैं कौन सी मृदाओं में कितना जल प्राप्त होता है। तो उसके लिए अपन देखेंगे एक फॉर्मेट है, इसके लिए किस मृदा में सर्वाधिक होता है, किसके जल के आधार पर कौन सी मृदाओं में सर्वाधिक होता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं चिकनी में काली मृदाओं में सर्वाधिक होता है। तो इसके लिए अपन मृदाओं में देखेंगे चिकनी में काली मृदा, इनमें सर्वाधिक होता है। दोमट में उससे कम होता है और रेतीली में सबसे कम होता है। रेतीली मृदा में सबसे कम होता है। तो ये इसके लिए है कौन सी मृदा में सर्वाधिक है कौन सी में नहीं है। तो पूछा क्वेश्चन पुट अप करें कि इसके लिए सर्वाधिक कौन सी मृदा में पाया जाता है। तो चिकनी में काली मृदा में पाया जाता है। और क्वेश्चन आया सबसे कम किस में पाया जाता है। तो रेतीली मृदाओं में सबसे कम पाया जाता है। अपन पढ़ेंगे तीसरा आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है? यह है जब -31 बार से अधिक दाब पर उपस्थित होता है। और यह जल सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके लिए प्राप्त होता है। तीसरा आता अपना कि आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल, इसके बारे में अपन देखते हैं। यह जल -31 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। यह जल -31 बार से अधिक, -31 बार से अधिक भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि अधिक ही होना चाहिए। -31 बार के बराबर भी हो सकता है। -31 बार से अधिक वायुमंडलीय दाब, मंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। और यह जल सूक्ष्म जीवों को प्राप्त होता है। तो आपको आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ाऊंगा मैं। आगे नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए अपन ने क्या पढ़ा? आर्द्रता ग्राही जल -31 बार सूक्ष्म जीवों को प्राप्त होता है। यह जल जो होता है वो सूक्ष्म जीवों को प्राप्त होता है। आपके लिए खुशखबरी,
अपनी ग्रीन एग्रीकल्चर क्लास अजमेर में हॉर्टिकल्चर के एक नए सर आए, अभिषेक जोरिया नाम है उनका। वो आपको इसी चैनल पे हॉर्टिकल्चर की सेवाएं देंगे। वो बहुत ही शानदार हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं और आपको आज शाम से मैं एनिमल हस्बेंड्री की क्लास भी रखूंगा। एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाऊंगा, एग्रोनॉमी प्लस एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाऊंगा। हॉर्टिकल्चर अभिषेक जोरिया सर पढ़ाएंगे आपको, जो बहुत ही शानदार हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं। तो आज हम शाम को उनकी क्लास लेंगे, तो आप YouTube चैनल पर उनकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी शाम तक। तो आप शाम को उनकी क्लास जरूर देखें और इस क्लास को कमेंट शेयर लाइक जरूर करें, ये आपके हित के लिए है। आप जितना शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब करोगे आपको उतना ही फायदा होगा और उतनी अच्छी हम वीडियो डालेंगे। वैसे तो हम हमारी पढ़ाई में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। अगर आप अपने अच्छा करना चाहते हैं, आप 11th 12th के साथ में जेट में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जिसने भी ठान रखी है कि मेरे को जेट में सिलेक्शन लेना है, तो वो मेरे से संपर्क करें। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में दे रखे। और आपको जो भी मैटर चाहिए जेट के लिए, क्या नोट्स है, क्या पढ़ाई करनी होगी, कितना कैसे बैठे आता है, क्या आता है, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वो सब मैं आपको बता दूंगा। और जो चाहते हैं कि हमें 11th 12th के साथ ही जेट में सिलेक्शन लेना है, हमें कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की किसी की जरूरत नहीं है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देखें। और हम हर संडे टेस्ट भी रखेंगे। अब इस संडे से अपन देखते कोशिश करेंगे कि हम टेस्ट रखें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम जरूर ये काम करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।